तो नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने यूपी पीसीएस प्रश्न पत्र 5 से प्रश्न को लेकर के। और जो प्रश्न है हमारा, संगठित अपराध क्या है, इसको नियंत्रित करने में चुनौतियां क्या हैं, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास को भी बताइए। देखिए, इस प्रश्न में आपसे 3 चीजें पूछ रहा है। और आप लोगों की परीक्षा में जब भी आप प्रश्न करने जाइएगा करिएगा तो बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि उसमें पूछा क्या क्या गया है। तो सबसे पहले संगठित अपराध क्या है आपको इसको बताना है। फिर इसको नियंत्रित करने में चुनौतियां क्या हैं, ये आपको दिखाना चुनौतियां। और फिर इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, मतलब इस चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये बताना है। देखिए, अगर ये 12 अंक का प्रश्न है तो आप समझ लीजिए कि 4 4 आपका बटा हुआ, 4 वहां से मिल जाएगा, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। और इस तीनों डायमेंशन से यदि आपने कोई भी एक छोड़ा, अब आप संगठित अपराध क्या है इसको खूब बढ़िया से बता दिए। फिर इसको लेकर के समस्याएं क्या हैं ये आपने बता दिया। और उत्तर प्रदेश क्या प्रयास करिए अगर ये छूट गया। और या फिर आप ऐसे करिए कि दोनों को, इसको संगठित अपराध क्या है और इसको नियंत्रित करने की चुनौतियां क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा ज्यादा समय उस स्पेस दे के आपने बता दिया। और उत्तर प्रदेश के प्रयास को जो है बहुत संक्षिप्त में 1 2 लाइन में बता दिया, तब भी आपके लिए समस्या है। आपको उस तरीके का अंक नहीं मिलेगा। मतलब अपने उत्तर को आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से लिखना है। पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रश्न में कितने प्रश्न कितने डायमेंशन से पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है। और प्रत्येक को बराबर सम्मान दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी किसी के भी सम्मान में कमी आई तो समझ लीजिए कि वो आपका सम्मान नहीं करेगा। और यदि आपका सम्मान नहीं हुआ कॉपी पे तो आप जो है फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंटरपोल का एक परिभाषा है संगठित अपराध को लेकर के, वो बता दीजिए कि इंटरपोल क्या कह रहा है कि कोई भी उद्यम या व्यक्तियों का समूह जो नियमित रूप से ऐसे अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जिनका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना केवल लाभ कमाना हो, मतलब अवैध तरीके से। ये इंटरपोल की परिभाषा है। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं या अपने से भी कोई परिभाषा दे सकते हैं, जैसे संगठित अपराध अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे अत्यधिक केंद्रीकृत उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय समूहों की एक श्रेणी है जो धनार्जन के लिए अवैध गतिविधियां, देखिए अवैध गतिविधियों की बात आप यहां कर दीजिए, शामिल होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अगर कोई संस्था किसी को परिभाषित कर रही है तो वो बहुत अच्छा है कि आप उसी संस्था की परिभाषा से उत्तर शुरू करिए। लेकिन अगर आपको इंटरपोल का ये स्टेटमेंट नहीं याद है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरी जो परिभाषा है संगठित अपराध को उसको आप बता दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो हूबहू आप बताइए ही, आप अपने शब्दों में भी आप चीजों को समझ लीजिए कि संगठित अपराध क्या है, और आप उसको अपने शब्दों में बताने का प्रयास करिए। इससे आपकी कॉपी में आपकी मौलिकता भी दिखेगी और आप बहुत सहज रहेंगे। तो ये चीजें हो गई, आपने पहले में जो है संगठित अपराध क्या है एक स्लाइड में आपने बता दिया। अब आगे देखिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। आप सभी जान रहे हो कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो लेट हो गई हैं। और लेट हो गई हैं तो जब आप प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा के लिए उतना समय नहीं मिलेगा जितना आपको औसतन मिल जाता था पहले। तो इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है प्रीलिम्स के साथ साथ अपने मुख्य परीक्षा को भी तैयार करिए, क्योंकि आप समझिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, मुख्य परीक्षा तो बहुत लंबी है। आपको 6 पेपर लिखने हैं और साथ ही साथ एस्से राइटिंग करनी है आपको। फिर सामान्य हिंदी का पेपर आता है, और ये सारे पेपर मतलब 6 तो जो रहता है, सामान्य हिंदी का पेपर भी वो आपको जुड़ता है, क्वालिफाइंग यहाँ कुछ नहीं है, सारा जुड़ता है। तो आपको 8 पेपर पढ़ना है उसी 3 महीने में। आप बताइए कितना बेहतर कर पाएंगे। और खुदा न खास्ता आप अगर पीटी पास भी कर ले रहे हैं तो अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है वो मुख्य परीक्षा के रेस से बाहर हो जाएंगे।
और प्रीलिम्स तो आप पास होते जाएंगे लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं होंगे। मुख्य परीक्षा और जनरली कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स जल्दी नहीं पास होते, लेकिन जब भी एक बार अगर वो पास होते तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और जो है वो एक ही बार में परीक्षा क्रैक कर जाते हैं। तो इसका मेन उनका प्रयास यही होता है कि वो मुख्य परीक्षा पे काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी आंसर राइटिंग किए होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसी सब को मद्देनज़र संस्थान द्वारा हमारे जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है और इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि जीएस पेपर 5 और 6 के माध्यम से जितने भी टॉपिक हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, जो पीवाईक्यू हैं वो तो होंगे ही होंगे। और पीवाईक्यू तो खैर अभी एक ही साल का है तो वो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब जो संभावित प्रश्न है उस टॉपिक से वो आपको करवाएंगे। डेली 2 क्वेश्चन देंगे, शाम को उसकी मार्किंग कर देंगे, सेम डे जो है मॉडल पेपर दे देंगे। तो आपका जो है एक तरीके से उस टॉपिक को लेकर के कंप्लीट तैयारी जो है आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। और सही मायने में आप देखिए, अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ लीजिए और आप उससे आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर एक तरीके से आप जो है उससे कुछ विशेष ले नहीं पाएंगे। आपकी चीज़ों में याद रहेगा, 2-4-10 दिन के बाद वो भूल जाएगा। लेकिन कोई टॉपिक पढ़िए, उससे कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकाल लीजिए, कुछ मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग कर लीजिए, तो आपका न केवल पीटी तैयार हुआ, मुख्य परीक्षा तैयार हुआ, मतलब वो टॉपिक भी आपका तैयार हो गया। और आप जब भी उसको कभी ये जरूरत पड़ेगी तो आपको बहुत संक्षिप्त में रिवीजन से ही वो चीज़ें आपको हो जाएंगी। तो अभी जो है आप प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो तो आप जो है इसी साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी जो है वो आंसर राइटिंग करते रहिए। हमारे संस्थान के द्वारा भी आप जुड़ सकते हैं। 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। देखिए, अब हमने जो है परिभाषा में संगठित अपराध को बता दिया, फिर हमने वहां बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे डायग्राम बना करके आप वहां दिखा दीजिएगा ताकि कॉपी आपकी थोड़ा सुंदर दिखे। देखिए, एक होता है परंपरागत संगठित अपराध और एक होता है गैर परंपरागत, मतलब जो वर्तमान समय में जो संगठित अपराध चल रहे हैं आधुनिक समय के। तो परंपरागत मतलब जो प्राचीन समय से थे, उसमें सबसे पहला था अवैध शराब का धंधा। फिर अपहरण की चीज़ें आप देखते होंगे कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो उस समय अपहरण उद्योगों का बड़ा प्रचलन था। हालांकि कमोबेश अभी भी है लेकिन इस पे काफ़ी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। फिर जबरन वसूली होता था, लूटपाट होती थी, ब्लैकमेलिंग होती थी, वेश्यावृत्ति होती थी। ये जो सारे काम होते थे ये परंपरागत संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो आप इनको बता दीजिए। फिर गैर परंपरागत में क्या आते थे? धन शोधन, मतलब जो वर्तमान समय में आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध और धन शोधन को लेकर के जो काम होता है बेसिकली समय ईडी के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ईडी बहुत चर्चा में रहती है। तो ये आधुनिक समय में ये जो अपराध हैं संगठित अपराध हैं। इसमें दूसरा जो है वो साइबर अपराध है। तीसरा आप देख रहे होंगे कि मानव अंगों की तस्करी बहुत व्यापक स्तर पे हो रही है, तो ये भी संगठित अपराध के तहत ही होती है। हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी, मतलब मादक पदार्थों में आप देखते होंगे कि नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो आए दिन जो है वो ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप, हीरोइन, कोकीन क्या है पकड़ते ही रहते हैं सब। और फिर जाली नोटों का वितरण, ये सब जो है ये वर्तमान समय के संगठित अपराध है, मतलब आधुनिक समय के। तो आप जो है अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने संगठित अपराध को और स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान समय में कैसे संगठित अपराध प्रचलन में है और पूर्व में कैसे थे। तो ये चीजें हो गई। अब आइए अपने अगले पॉइंट पे। अब देखिए, अब आप दूसरे पार्ट में आ गए कि संगठित अपराध को लेकर के चुनौतियां क्या थी तो नियंत्रित करने में। तो सबसे पहली जो चुनौती है अपर्याप्त विधिक संरचनाएं, मतलब संगठित अपराध को जो है वो नियंत्रित करने की सबसे पहली चुनौती कि जो विधिक संस्थाएं हैं, जो कानूनी संस्थाएं हैं, वो इसको टेकल नहीं कर पा रही हैं। मतलब उन पे कार्य की अधिकता है और उनकी संख्या कम है कि यहाँ जो है त्वरित न्याय निर्णय कर सके इसको लेकर के। फिर आप देखते होंगे साक्ष्यों को जुटाने में कठिनाई,
कोर्ट में आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं, आपराधिक संगठन होते हैं, जिनको इसलिए रिलीफ मिल जाता है, बेल मिल जाती है, या वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, भले संलिप्त हों, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं उनको, उनके प्रति जो साक्ष्य वो नहीं मिल पाते हैं। मतलब वो इतनी सफाई से काम करते हैं कि साक्ष्य ही नहीं छोड़ते, और जो हमारी जो संस्थाएं हैं वो इतनी दक्ष नहीं होती हैं कि उस साक्ष्यों का जो है वो बहुत सटीकता से जो है वो निकाल सकें। तो ये दूसरी कठिनाई हो गई। फिर पुलिस बलों में दक्षता की कमी, संसाधनों एवं प्रशिक्षण का अभाव। आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो हमारे पुलिस बल हैं, सरकारें उनको हाईटेक करने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन चूंकि आप जान रहे हैं कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो यहाँ हमारा बहुत सा पैसा जो है वो लोक कल्याण पे खर्च हो जाता है। तो पुलिस व्यवस्था को हाईटेक करने में हमारे पास इतना बजट ही नहीं होता कि हम इनको उन्नत तरीके का वेपन दे सके, उन्नत तरीके की इक्विपमेंट दे सके, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ सके, इनको वाहन बहुत अच्छा उपलब्ध करा सके। और इसके अगेंस्ट में इनको मुकाबला किससे करना रहता है? उस सदस्य से, उस व्यक्ति से, या उस संगठन से जिसके पास ये सारी चीज़ें बहुत हाई स्तर की हैं। आप देख रहे होंगे कि अपराधियों के पास ऐसे ऐसे पिस्टल्स हैं कि जो पुलिस के पास नहीं होते हैं। वेपन्स उनके पास पुलिस से भी बेहतर वेपन्स हैं, पुलिस से बेहतर उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें, और पुलिस से बेहतर वो प्रशिक्षित भी है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं जो संगठित अपराध के फलने फूलने का एक बड़ा कारण है कि उसका जो है एक तरीके से उनको आधुनिक तकनीकी, प्रशिक्षण, वेपन, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, और पुलिस को ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो आप तीसरे पॉइंट में ये दिखा दिए। फिर माफियाओं का राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों से गठजोड़। देखिए, संगठित अपराध जो करते हैं, जो माफिया लोग होते हैं, तो वो करते क्या है कि जो जिससे उनको थ्रेट होता है, लगता है कि नहीं हम फंस सकते हैं, हमारे लिए समस्या हो सकती है, तो उसमें सबसे पहली चीज हो तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, नौकरशाही होती है, और उसके ऊपर स्तर पे देखा जाए तो नेताजी लोग हमारे होते हैं। तो यही लोग कहीं न कहीं माफियाओं का संरक्षण करते दिखते हैं, तो कुछ पैसों के लालच में। तो ये सारी चीजें आप दिखाइएगा। फिर केंद्र एवं राज्य की एजेंसियों में समन्वय का अभाव। अगर किसी राज्य में कुछ ऐसी संगठित अपराध को मतलब अंजाम दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसी वहां जाती है कार्रवाई करने, तो राज्य सरकार की जो एजेंसी है वो कोऑपरेट ही नहीं करती है केंद्र सरकार की एजेंसियों को। आप जो है इसका उदाहरण आप और बेहतर तरीके से देखेंगे बंगाल में, या वहां देखेंगे कि जहां केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें दोनों अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, और कुछ तो राजनीतिक द्वेष भी होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां ही बहुत निष्पक्ष होती हैं, उनकी भी भूमिका कहीं न कहीं अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की होती है। तो राज्य सरकार की भी वही मजबूरी होती है कि उनको अपने बॉस को खुश करना है, और उनका बॉस चाह रहा है कि नहीं इसको संरक्षण दिया जाए, केंद्र सरकार चाह रही है इसको पकड़ा जाए। तो इसी सब में जो है वो फायदा किसका हो जाता है? वो अपराधी का, उस माफिया का फायदा हो जाता है, और वो बच निकलता है। तो ये चीजें हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी समन्वय एवं सहयोग की कमी। अब आप देखते होंगे कि चूंकि ये संगठित अपराध जो है वो एक देश की सीमा के अंतर्गत ही नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को धारण कर चुका है। ये जो अपराधी हैं, ये अगर सपोज करिए कि कोई उत्तर प्रदेश में अपराधी है, तो वो अपराध करके वो भागने का प्रयास करता है नेपाल। अब अगर वो नेपाल भाग गया, तो नेपाल की जो सरकार है, अगर वो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, हमारे साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो होता क्या है कि हमको उस तरीके का सहयोग नहीं मिल पाता। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो आर्थिक अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत धन प्रेषित करके लंदन भाग जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, और वहाँ की जो सरकारें हैं उनको संरक्षण दे देती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। देश में जो समस्या है वो तो आपने इसमें बता दिया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं आप उसकी भी चर्चा कर दीजिए। फिर आपने प्रश्न के दो भाग को बता दिया कि संगठित अपराध क्या है
और संगठित अपराध को नियंत्रित करने की चुनौतियां क्या हैं। दो चीजें बता दी। अब आप अपने प्रश्न के तीसरे पार्ट पे आइए, जो पूछा जा रहा है कि संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या रणनीति को अपनाया है, आप उसकी जो है वो चर्चा करिए। तो सबसे पहला प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण, यूपी कोका, ये कोका एक्ट आपने सुना होगा, 2017 के द्वारा संगठित अपराध को नियंत्रित करने, त्वरित निर्णय लेने एवं न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। मतलब यूपी कोका 2017 जो एक्ट है, आपने उसकी चर्चा कर दी, सब जो सबसे पहला प्रयास है। फिर दूसरा प्रयास है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत राज्य में व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु प्रशिक्षित पुलिस बल का गठन किया गया है। यूपीएसएसएफ जो केंद्रीय औद्योगिक जो बल है, सीआईएसएफ, उसी के तर्ज पे ये इस बल का गठन किया गया है। और इसका भी जो उद्देश्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या जो महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है, देखिए इसमें ये निजी संस्थानों का भी जो है ये सुरक्षा कर सकता है, बशर्ते निजी संस्थानों को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा और उसके जो हेड होते हैं उसको उनको अनुरोध करना पड़ेगा सरकार से। तो ये जो बल है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 2020, ये भी एक बहुत सार्थक प्रयास कर रहा है। फिर साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रत्येक जिलों में साइबर थानों की स्थापना की गई है। आप देख रहे होंगे कि संगठित अपराध का जो एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम के लिए आप देखते होंगे कि अब साइबर सेल की ही स्थापना कर दी गई है और प्रत्येक जिले में एक थाना ऐसा होता है जो साइबर से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं जिले के, जो भी फ्रॉड इस तरीके के होते हैं, वहाँ जो है उस थाने में उसकी सुनवाई होती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और वहाँ साइबर एक्सपर्ट लोग होते हैं जो पुलिस के साथ कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर पुलिस द्वारा साक्ष्यों को जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस का उपयोग बढ़ रहा है। मतलब आपने चुनौतियों में देखा था ना कि जो एक बड़ी चुनौती थी कि जो है साक्ष्य को जुटाया नहीं जा सकता था और कोर्ट जो है वो साक्ष्यों के अभाव में अपराधी को जो है वो बरी कर देती थी। लेकिन अब जो पुलिस है वो विज्ञान और तकनीक का बहुत बेहतर उपयोग कर रही है और फोरेंसिक्स जो टीम होती है वो घटनास्थल का दौरा करती है और सूक्ष्मतम स्तर पे जो है वो साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है, ताकि जो है संगठित अपराध के न केवल चरित्र को समझा जा सके बल्कि अपराधी को जो है वो दंड भी दिलाया जा सके। तो ये जो प्रयास है, साथ ही कुछ पुलिस को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कार्य हो रही है। अब देखिए ये सारी चीजें तो संस्थागत स्तर पे हो ही रही हैं, साथ ही साथ संगठित अपराध को नियंत्रित करने का सबसे जो फ्रंट चेहरा है वो पुलिस है, क्योंकि सबसे पहले उसी को जो है जो संगठित अपराधी होते हैं या संगठित अपराध करने वाले जो संगठन होते हैं, तो उनका जो पाला पड़ता है सबसे पहले पुलिस से ही पड़ता है। तो यहाँ जरूरी है कि पुलिस को भी जो है वो हाईटेक किया जाए। तो पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्नत किस्म के हथियारों एवं नए वाहनों की खरीद हो रही है। मतलब अगर आप आज के 15 साल पहले देखते रहे होंगे तो पुलिस के पास वही जीप होती थी जो जिसकी अधिकतम स्पीड ही 40 किलोमीटर होती थी और अपराधी जो है वो बढ़िया वाहन से भाग रहे होते थे। तो आप बताइए पुलिस की वो जीप या पुलिस की वो जो 303 जो राइफल होती थी वो किस स्तर तक मुकाबला कर पाती जो अपराधियों की जो पिस्टल होती है माउजर AK-47 लेके सब चलते थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। अब आप देखते होंगे जो हमारी यूपी पुलिस है उसके बेड़े में लग्जरी गाड़ियां आ गई हैं। उसमें आप देखेंगे बुलेरो हो गई, फिर इनोवा हो गया और स्कॉर्पियो जैसी मतलब जो फास्ट गति से चल सकती हैं। फिर वेपन्स के मामले में अब आप 303 तो देखते ही नहीं होंगे, इंसास राइफल उसकी जगह आ गए हैं, AK-47 से लैस हैं। तो ये सारे प्रयास जो हैं वो पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर पुलिस बजट को बढ़ाया जा रहा है।
अब अगर पुलिस बजट बढ़ेगा तो इससे जो है क्या होगा, तो थानों में जो है वो आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। तो वही कहा जा रहा है कि थानों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड व्यवस्था से जोड़ना एवं प्रदेश के साथ साथ देश के सभी थानों से लिंक करना। मतलब जो थाने हैं उनको तो हाईटेक किया ही जा रहा है, और प्रत्येक थाने मतलब प्रदेश के प्रत्येक थाने एक दूसरे थाने से जुड़े हैं। अगर कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसके एड्रेस से उसके जिले का जो थाना है वहां से लिंक स्थापित किया जाएगा, और उसकी पूरी जीवन कुंडली एक क्लिक पे उपलब्ध होगी। मतलब ये नहीं है कि वो उसका चरित्र कैसा है, उसकी पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, किस लेवल का अपराधी है, वो पुलिस को तुरंत ही जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि थाने एक दूसरे से लिंक है, और ये प्रदेश के थाने नहीं, ये देश के भी सारे थाने जो है वो लिंक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये प्रयास किया जा रहा है। फिर डायल 112 परियोजना 112 जो संकट के समय सहायता उपलब्ध करवा रही है। अब ये भी एक हेल्पलाइन नंबर ही है, लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है कुछ है तो ये भी जो है प्रयास कर रही है। तो ये सारे प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। किसके लिए? संगठित अपराध और अपराधी से निपटने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने बता दिया। फिर एक छोटा सा जो है वो निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि संगठित अपराध वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, किंतु प्रदेश सरकार इसे नियंत्रित करने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बेहतर प्रयास कर रही है। देखिए आपने निष्कर्ष को बहुत संक्षेप में 2 लाइन में बता दिया, और आपको निष्कर्ष ऐसे बताना भी है, ये नहीं कि बहुत बड़ा निष्कर्ष ही लिखने लगे, क्योंकि निष्कर्ष भूमिका बहुत छोटी लिखिए, प्रश्न की जो मूल डिमांड है आप उस पर फोकस्ड होइए। क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका बहुत बड़ा निष्कर्ष लिखने से आपको नंबर कुछ नहीं बेहतर मिलेगा, बल्कि आपका नुकसान अलग होगा। नुकसान अलग वो होगा कि आपका जो है वो आगे जो प्रश्न है वो छूट जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने होते हैं, और उस 20 प्रश्न में जो 10 प्रश्न होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, 120 शब्दों में लिखने होते हैं। फिर जो 10 प्रश्न होते हैं 11 से लेके 20 तक, वो जो है 200 शब्दों में लिखने होते हैं, 12 अंक के होते हैं। तो लास्ट में होता क्या है कि आपके बड़े प्रश्न जो हैं 12 अंक के प्रश्न जो हैं, आते हुए प्रश्न जो हैं वो छूट जाते हैं, और 3-4 छूट जाते हैं। और अगर आपका 3-4 प्रश्न छूट गया तो आप समझ लीजिए कि आप एक तो हतोत्साहित होंगे अगले परीक्षा, क्योंकि अगले पेपर को देने में। दूसरी चीज, आप कहीं न कहीं रेस से भी बाहर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप तभी मेंटेन कर पाएंगे कि जब आप अपने उत्तर को बहुत टू द पॉइंट लिखेंगे, भूमिका और निष्कर्ष पे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं खर्चा करेंगे, और प्रश्न के डिमांड के अनुसार प्रश्न में जो पूछा गया है उसी को पकड़ते हुए लिखेंगे। और देखिए प्रश्न को पकड़ने का एक बड़ा कारण ये है कि आप प्रश्न को, जैसे देखिए हम भी जब कॉपी चेक करते हैं तो जनरली होता क्या है कि प्रश्न में हम देखते हैं कि बच्चा शुरू तो अच्छा करता है, लेकिन बाद में बिखराव की स्थिति में आ जाता है। वो बिखराव की स्थिति में ऐसे चला जाता है क्योंकि उसको प्रश्न जो है उसके दिमाग में है नहीं। तो आप जब प्रश्न पढ़िए तो अपने रफ कार्य की जगह जहाँ स्पेस होता है वहाँ अपने प्रश्न को जो है वो एक तरीके से पॉइंट कर लीजिए कि हमको अपने उत्तर में क्या क्या देना है। तब आप जो है भटकेंगे नहीं, और यदि आप भटके नहीं, प्रश्न के अनुरूप ही रहे, तो विश्वास मानिए आपको जो है वो मेंस पास करने में कोई रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि देखिए जब आप भटकते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है कि लड़का बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि एग्जामिनर हम बहुत अच्छा अच्छा लिख देंगे, अच्छी राइटिंग में लिख देंगे और उस पर हमको नंबर दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब पढ़ते हैं, और जब पढ़ेंगे आपकी चीज़ें देखेंगे तो आपका वो नुकसान ही कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे देना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसकी समझ विकसित हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही दी है। अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे संपर्क करें। और हाँ, लास्ट में देखिए ये हमारा समृद्धि आई इसका टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ परीक्षा से उपयोगी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो हमारी टीम के द्वारा यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ यूट्यूब को तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थोड़ा कमेंट वमेंट भी करते रहिए। क्योंकि देखिए ये प्रयास तभी बहुत दीर्घ काल तक जा सकता है कि जब आप भी सहयोग करेंगे अपनी एंड से। यदि आपको प्रश्न उत्तर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप
कमेंट करिए, आप थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ाइए। और यदि आपको ये भी लग रहा है कि नहीं सर कुछ प्रश्न का और जो है वो फॉर्मेट करा दें, तो आप लिख के भेजिएगा, हम उसको भी निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि उसको जो है हम फॉर्मेट करवाएंगे। यदि आपकी भी कुछ क्वेरी होगी तो आप लिखिएगा वहाँ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।